हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आज आपके लिए लाया हूँ इतिहास की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जिसका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में आज मैं आपको विधिवत तरीके से बताने वाला हूँ और एक कहानी नुमा मैं आपको बताऊंगा और उस कहानी को यदि आप समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, सुन लेते हैं तो आपको महात्मा गांधी से जो भी प्रश्न बनते हैं आप उस प्रश्न को कर लेंगे। मैं सबसे पहले बात करूँ जो बेसिक एकदम है, मैं बात करूँ उनके जन्म की तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था जो क्या थे? दीवान थे। दीवान उस समय बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती थी, बहुत बड़ा पद हुआ करता था और इनका काम हुआ करता था कि पैसों की वसूली करना। क्या? पैसों की या कह सकते हो कर की उसे वसूली करना। जो ये दीवान का कार्य हुआ करता था वो टैक्स वसूल करना होता था जनता से। इनकी माता का नाम पुतली बाई था और इनके जो पिता थे इनकी 4 पत्नियां थी। इनके 4 पत्नियां थी और जो पत्नियों में सबसे छोटी पत्नी थी पुतली बाई थी। कौन? पुतली बाई। और पुतली बाई से 4 संतानें होती हैं। कितने संतानें? 4 संतानें। जिसमें 4 संतानों में सबसे छोटे जो होते हैं महात्मा गांधी होते हैं। सबसे छोटे कौन होते हैं? महात्मा गांधी। सबसे छोटे कौन से होते हैं? महात्मा गांधी सबसे छोटे होते हैं। सबसे छोटे महात्मा गांधी होते हैं और इनके कह सकते हो कि आप 4 भाइयों में से सबसे छोटे होते हैं। और इनकी पत्नी का नाम क्या होता है? कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी का नाम क्या होता है? कस्तूरबा गांधी, जो मात्र 13 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की? मात्र 13 वर्ष की अवस्था में इसकी शादी हो जाती है। किसकी? कस्तूरबा गांधी की 1883 ईस्वी में। और उससे 4 पुत्र होते हैं। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। कितने पुत्र होते हैं? 4। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। आप 3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। 2 के लास्ट में लाल है और 2 के लास्ट में दास है। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। ठीक। इनके बचपन का नाम मेन्नो था और इनका पूरा नाम, ये मेन्नो से ये मोहनदास होते हैं। क्या होते हैं? मेन्नो से ये मोहन होते हैं और इनका पूरा नाम की अगर हम बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनको महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। जब महात्मा कहते हैं क्या कहानी थी, क्यों कहे थे, मैं आपको एक कहानी नुमा सब बताऊंगा और आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जैसे मैं बात करूं कि इनको बापू किसने कहा, तो बापू इनको जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और इनको अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। और मलंग बाबा खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा। जितने भी इनके उपनाम है मैं आपको पूरे कहानी बेस सब बताऊंगा और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि ये पूरा जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा महात्मा गांधी से संबंधित वो पूरा आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसा सॉफ्टवेयर बनेगा कि कभी आप भूल नहीं पाओगे। जैसे मैं बात करूं कि ये पढ़ाई के लिए, काहे के लिए? पढ़ाई के लिए लंदन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लंदन। इनका विवाह कितने हुआ? 1883 में। और लंदन जा रहे हैं कब? 1888 में। 1888 में जाते हैं लंदन और पढ़ाई के लिए, वो पढ़ाई होती है बैरिस्टर, वकालत की डिग्री होती है। वकालत के लिए जाते हैं कहाँ? लंदन। और लंदन में 3 सालों तक अध्ययन करते हैं बैरिस्टर का, वकालत का 3 सालों तक अध्ययन करते हैं। और 1891 में, कब? 1891 में भारत वापस आते हैं। भारत जब वापस आते हैं तो इनकी मुलाकात गुजरात में एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम क्या होगा? दादा अब्दुल्ला। क्या नाम होता है? दादा अब्दुल्ला से इसकी मुलाकात होती है। मुलाकात के दौरान क्या होता है कि दादा अब्दुल्ला का जो है दक्षिण अफ्रीका में बहुत बड़ा कारोबार होता है, बहुत बड़ा व्यापारी होता है और उसी के मुकदमे के सिलसिले में ये जाते हैं कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका की जो भी घटना है मैं आपको विधिवत बताने वाला हूँ। दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है कि ये जो दादा अब्दुल्ला होता है बहुत बड़ा काश्तकार होता है, वैसे तो बहुत बड़ा व्यापारी होता है। जब व्यापारी होता है तो ये जब ये इनके पास डिग्री का है कि वकालत की, तो उन्हीं के मुकदमे के सिलसिले में, काहे के? उन्हीं के, यानी कि दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ पर
इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होता है और बहुत सारे इन्होंने वहाँ पर कार्य भी किए हैं। उन्हीं कार्यों से संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि जब ये जाते हैं दक्षिण अफ्रीका तो एक रेलवे स्टेशन मिलता है जिसका नाम है पीटर्समारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन। ये इस रेलवे स्टेशन की बहुत ही दिलचस्प घटना है। इस रेलवे स्टेशन पर क्या होता है कि महात्मा गांधी को वो जो दादा अब्दुल्ला होते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं आपको पूरा खर्चा दूंगा, पूरा यात्रा व्यय दूंगा, जो भी आपको यहाँ से भारत से दक्षिण अफ्रीका जाने तक जो भी खर्चा आएगा मैं सब दूंगा। तो ये जब जाते हैं कहाँ, दक्षिण अफ्रीका जाने लगते हैं, तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है पीटर्सबर्ग। और जब ये ट्रेन पर चढ़ते हैं तो ट्रेन पर इनको उतार दिया जाता है, इस वजह से ये कहकर कि ये क्या है, आश्वैत भारतीय है। ये क्या है, आश्वैत भारतीय है। और इनके पास तो टिकट होती है एसी की, लेकिन इनको उतार दिया जाता है तो उनको बहुत ही बुरा महसूस लगता है, बहुत ही बुरा लगता है। और ये दिमाग में बिठा लेते हैं कि हमको कुछ ना कुछ अंग्रेजों को खिलाफ जरूर कदम उठाने हैं। तो ये जब जाते हैं वहाँ दक्षिण अफ्रीका तो ये अपना पहला आश्रम फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1940 में करते हैं। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1940 में करते हैं और वहीं पर अपनी प्रथम पत्रिका जिसका नाम है द इंडियन ओपिनियन, क्या नाम है, द इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन करते हैं। और बहुत बार पूछा गया है कि गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में डरबन शहर में 1906 ईस्वी में। कब, 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। और ये क्यों करते हैं सत्याग्रह का प्रयोग, क्यों, जो वहाँ भारतीय लोग होते हैं, जो कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय लोग होते हैं उनके साथ ये कहा जाता है कि जो भी भारतीय दक्षिण अफ्रीका में आएगा वो हमारे अनुसार, यानी कि जो हमारे जो विधि विधान है उसके अनुसार यदि शादी विवाह करता है तो वो वैध होगा, अन्यथा अवैध होगा। मतलब कि अगर आप दक्षिण अफ्रीका जाओगे तो उनके जो चर्च में जो फादर होते हैं उनके हिसाब से अगर शादी करोगे तो वैध होगी, और अगर आप उनके अनुसार शादी विवाह नहीं करते तो वो अवैध होगी, और उनसे होने वाली संतानें भी अवैध संतान कहलाएगी। और नियम, दूसरा नियम क्या था कि जो भारतीय होंगे उनका पंजीकरण होगा। क्या होगा, भारतीयों का पंजीकरण होगा। और ये बात महात्मा गांधी को बहुत ही बुरी लगती है और इसी के लिए ये प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। और जब वहाँ दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं तो इनको दो विद्वान मिलते हैं, दो रूसी विद्वान, कहाँ के, रूसी विद्वान की पुस्तकें पढ़ने को मिलती है जिसका नाम था रस्किन और टॉल्स्टॉय। क्या, रस्किन और टॉल्स्टॉय। ये रस्किन और टॉल्स्टॉय जो ये पुस्तक है, क्या है, एक पुस्तक है, ये दोनों पुस्तकों का ये अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद इनको रस्किन से भूख हड़ताल की प्रेरणा मिलती है। क्या है कि भूख हड़ताल की प्रेरणा, भूख हड़ताल की प्रेरणा मिलती है इस किताब को पढ़कर। और टॉल्स्टॉय जो किताब होती है उस किताब से पढ़कर इनको आंदोलन की प्रेरणा मिलती है। क्या है कि आंदोलन की प्रेरणा। पूछता है कि भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिलती है, तो रस्किन से, और आंदोलन की प्रेरणा किससे मिलती है, तो टॉल्स्टॉय से। और ये क्या है, ये कह सकते हो आप लेखक हैं और ये उनकी किताबें, उन्हीं के नाम पर उनकी किताबें हैं। क्या है, उन्हीं के नाम पर उनकी किताबें हैं। और ये टॉल्स्टॉय से इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में कर देते हैं। 1910 में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना कर देते हैं। टॉल्स्टॉय फर्म क्या होता है कि यहाँ पर जो भी भारतीय लोग होंगे वो पैसा डोनेट करेंगे, पैसा दान करेंगे, जो भी जिसको समस्या होगी उसको दिया जाएगा। इसलिए टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। कब की जाती है, 1910 में। कब, 1910 में। और टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना कहाँ होती है, जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका के एक शहर है जिसका नाम है जोहान्सबर्ग।
अब 1910 में ये अब प्लानिंग कर लेते हैं भारत चलने की, या कह सकते हो कि 15, ये आप कह सकते हो कि प्रथम विश्व युद्ध, क्या प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से 1918 तक। तो ये प्लान बना लेते हैं कि अब हम चलेंगे, अपने भारतीय लोगों की सेवा करेंगे। क्या करेंगे? अपने भारतीय लोगों का योगदान देंगे। तो ये भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में कहाँ आते हैं? मुंबई में आते हैं, और उस बंदरगाह का नाम होता है अपोलो नामक बंदरगाह में ये उतरते हैं। क्या होते हैं? उतरते हैं। कहाँ आते हैं? भारत। कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। कब? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। कहाँ? मुंबई के अपोलो नामक बंदरगाह पे आते हैं। और क्या होता है? जिस जहाज से आते हैं, ये भी पूछता है किस जहाज से उतरते हैं, तो SS सुधीव, क्या नाम है? SS सुधीव नामक जहाज से ये उतरते हैं। और फिर इन्हीं के आने के उपलक्ष्य में, काहे के उपलक्ष्य में? इन्हीं के आने के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाने लगता है। क्या? भारतीय, ये अच्छा मनाया इस वजह जाता है कि जो भी लोग भारत के लोग हैं, जो विदेश में रहते हैं, वो आ जाए कहाँ? भारत आ जाए। कहाँ आ जाए? भारत आ जाए, और भारत को बहुत बड़ा राष्ट्र, बहुत विकसित राष्ट्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। इसी वजह से भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को पूछता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन भारत आए थे कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, जब भारत आते हैं तो इनके बहुत अंग्रेजों का सहयोग करते हैं। क्या करते हैं? अंग्रेजों को बहुत सहयोग करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ना कि अगर अंग्रेज को हम सहयोग नहीं करेंगे तो जो बड़े बड़े, जो आज हम पूरा अखंड भारत देख रहे हैं, जो छोटे छोटे राज्य देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो क्या होगा? बहुत ही छोटा हमारा भारत होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले राजा लोग होते थे, राजा लोगों का क्या एक निश्चित एरिया हुआ करता था, वही निश्चित एरिया में ही हमारा भारत सिमट के रह जाएगा। इसी वजह से उनको ये विचार आया कि भारत को एक बनाने के लिए हमें अंग्रेजों की जरूरत है। तो अंग्रेजों की ये क्या कर रहे थे? मदद कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने इन्हें कहा कैसरे हिंद। ये देखो, ये लंदन से पढ़कर आया है, दक्षिण अफ्रीका में इसने बहुत कार्य किया है, और भारत में आकर हमारा क्या कर रहा? सहयोग कर रहा है। ये क्या है? भारत का ताज है, भारत का कैसरे हिंद है। क्या है? भारत का ताज से कैसरे हिंद कहा गया। क्या कहा गया? कैसरे हिंद। 1915 ईस्वी में इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। जब ये भारत आते हैं तो मात्र 10 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद? मात्र 10 दिनों के बाद इनके जो गुरु होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, क्या? गोपाल पूछता है इनके राजनीतिक गुरु का नाम, तो गोपाल कृष्ण गोखले। मात्र 10 दिनों के बाद 19 फरवरी को 1915 में 19 फरवरी को 1915 में इनकी हो जाती है मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु। जब मृत्यु हो जाती है तो ये 1 साल तक पूरा भारत का भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, टहलते हैं, और कोई भी कुछ भी नहीं करते। और फिर कुछ समय बाद यानी कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। क्या होते हैं? अंबिका चरण मजूमदार। इनके अध्यक्ष होते हैं किसके? लखनऊ अधिवेशन के। और ये लखनऊ अधिवेशन में प्रथम बार प्रवेश करते हैं, यानी कि भाग लेते हैं, और वहां पर इनकी मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ल और संत राउल से। राजकुमार शुक्ल और संत राउल बिहार के रहने वाले थे, और बिहार में उस समय एक पद्धति चल रही थी जिसका नाम था तिनकटिया पद्धति। तिनकटिया पद्धति क्या होती है? नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तिनकटिया पद्धति का मतलब समझो, 20 कट्ठा पर, कितने कट्ठा पर? 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा, यानी कह सकते हो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है। पहले उस समय
होता था 20 ये क्या है, कट्टा है। 20 कट्टा का कह सकते हो 20 कट्टा बराबर 1 बीघा। क्या कह सकते हो, 20 कट्टा बराबर 1 बीघा। और अभी आप ये समझो कि 1 बीघा बराबर 20 बिस्सा, 1 बीघा बराबर 20 बिस्सा। तो ये कह सकते हो कि जो 3 बिस्सा है वो अंग्रेजों के नील की खेती के लिए दी जाती थी। काहे के लिए, अंग्रेजों को नील की खेती के लिए दी जाती थी। और नील की खेती जब होती थी तो जो मिट्टी होती थी, जो भूमि होती थी, वो बंजर हो जाती थी। उसमें फिर कोई भी जो अनाज नहीं उत्पन्न होता था। इसी वजह से ये लोग जो कौन, राजकुमार शुक्ल और संत राउल कांग्रेस के अधिवेशन में आते हैं 1916 में और अपनी मांग रखते हैं कि हमारे यहाँ तिनकटिया पद्धति चल रही है, आप लोग मेरा सहयोग करिए। क्या करिए, सहयोग। तो अध्यक्ष जी होते हैं, अध्यक्ष जी कहते हैं महात्मा गांधी से मिलिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारा योगदान दिए हैं, बहुत सारे कार्य किए हैं, आप उनसे मिलिए, बहुत विद्वान हैं, बहुत संघर्षशील हैं। तो ये राजकुमार शुक्ल और संत राउल महात्मा गांधी जी से मिलते हैं, कहते हैं कि बापू आप मेरे साथ चलिए और मेरे साथ हुए अत्याचार का आप जो है विरोध करिए और मुझे न्याय दिलाइए और हमें जो ये तिनकटिया पद्धति है उससे मुक्त करवाइए। तो ये क्या करते हैं, कुछ समय बाद जाते हैं, कहाँ जाते हैं, बिहार। कहाँ जाते हैं, बिहार। बिहार में एक जिला जिसका नाम है मुजफ्फरपुर। क्या नाम है, मुजफ्फरपुर है। और वहीं पर इनका एक इनका शिष्य होता है जिसका नाम है जेबी कृपलानी। क्या नाम है, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी क्या होता है, बहुत ही बड़ा प्रोफेसर होता है। क्या होता है, प्रोफेसर होता है। जब ये जाते हैं, महात्मा गांधी जब जाते हैं तो इनका बहुत भव्य स्वागत होता है। क्या होता है, बहुत भव्य स्वागत हो, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। क्यों, क्योंकि जेबी कृपलानी क्या होता है, एक प्रोफेसर। और जब प्रोफेसर को पता चल रहा है कि हमारे गुरु जी आ रहे हैं, कौन, महात्मा गांधी जी आ रहे हैं, तो अपने बच्चों को लेकर चल देता है इनके साथ स्वागत करने के लिए। तो देखा जाता है कि बहुत भीड़ होती है। और प्रथम बार राजेंद्र प्रसाद से भी यहीं पर इनकी मुलाकात होती है। और जब इनकी मुलाकात होती है तो एक इससे संबंधित एक बहुत दिलचस्प घटना है जिसका आप सुनिएगा। जैसे जब ये जाते हैं महात्मा गांधी, कहाँ, मुजफ्फरपुर, यानी कि बिहार, यानी कि कह सकते हो आप पटना, ठीक है। तो जब जाते हैं तो वहां के होता है कमिश्नर। क्या, वहां का कमिश्नर होता है। कमिश्नर से अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो उससे लेनी पड़ती है इजाजत। और कमिश्नर मार्शेड होता है, जब सुनता है कि महात्मा गांधी आ रहे हैं तो ये कहता है आने की अनुमति नहीं है। क्या है, आने की अनुमति नहीं है। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी नहीं मानते और आते हैं और देखते हैं कि क्या घूम रहे होते हैं तो इनके पास एक वारंट आता है। क्या आता है, एक वारंट आता है। किसका, कमिश्नर मार्शेड का। क्या आता है, कमिश्नर मार्शेड। तो ये उसमें क्या होता है, उसमें ये लिखा होता है कि आप बिना इजाजत के आए हैं, आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। तो ये कहते हैं चलिए मैं आपके कमिश्नर के सामने पेश होऊंगा। क्या होगा, अब आपके कमिश्नर के सामने पेश होऊंगा। फिर ये क्या करते हैं, जाते हैं कमिश्नर के पास। जब जाते हैं तो जब अंदर प्रवेश कर ही रहे होते हैं कोर्ट के अंदर, तो देखते हैं कि बाहर लाखों की भीड़ में लोग एकत्रित हैं और कह रहे हैं महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। और अब अंदर से जो ये है कौन, मार्शेड क्या है, डर रहे हैं अंदर ही अंदर कि अगर हमने इधर उधर कोई फैसला सुनाया तो जो ये भीड़ है ना, ये ईंट से ईंट बजा देगी। ईंट से ईंट बजा देने का तात्पर्य है कि हमारा जो कोर्ट है खत्म कर देगी। और वो भी डर रहे होते हैं। डरने के पश्चात जब महात्मा गांधी अंदर जाते हैं तो अपनी बात बताते हैं, कहते हैं कि यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। लोगों की जो खेती है, क्या है खेती, उस पर तिनकटिया पद्धति चल रही है, आप उसको खत्म करिए। तो ये जो मार्शेड होता है कहता है कि हम इसके लिए जांच की कमेटी बिठाएंगे। क्या बिठाएंगे, जांच कमेटी। और जांच कमेटी बिठाता है
जब जांच कमेटी के सदस्य भी होते हैं महात्मा गांधी, तो क्या होता है कि जो जांच कमेटी होती है जब अपनी रिपोर्ट लेकर आती है तो साबित होता है कि जो बात गांधी जी कह रहे हैं ये सही है। क्या है? सही है। जब सही हो जाती है तो क्या होता है कि वो आदेश जारी कर देता है जो तीन पद्धति है इसको पूर्णतः समाप्त किया जाए। क्या किया जाए? पूर्णतः समाप्त किया जाए। जब समाप्त हो जाती है तो देख रहा है ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये कहते हैं भारत को तो महात्मा मिल गया। क्या मिल गया? महात्मा मिल गया। महात्मा इस वजह से क्योंकि इन्होंने ना तो लड़ाई की ना तो दंगा किया, बस आए और अपना काम कर दिए। बस आए और काम कर दिए। तो क्या होता है कि यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को महात्मा की संज्ञा देते हैं। महात्मा का मतलब बिना लड़े, बिना कुछ किए हुए अपनी बात को रखना, अपनी बात को मनवा लेना, ये क्या है? ये भारत को महात्मा है। क्या है? महात्मा है। तो प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब कुछ समय बाद एक घटना होती है जिसका नाम है अहमदाबाद सत्याग्रह। क्या? एक अहमदाबाद में एक घटना होती है। ये घटना क्या होती है? उस समय एक रोग फैल जाता है। क्या फैल जाता है? एक रोग जिसका नाम था प्लेग। जैसे अब कोरोना वायरस चल रहा है ना, वैसे ही प्लेग नामक रोग, वायरस संबंधित रोग होता है, वो फैल जाता है। जब फैल जाता है तो ये कह सकते हो वहां पर जो है ना एक फैक्ट्री होती है। क्या होती है? फैक्ट्री में कहते हैं जो मजदूर जैसे अभी कोरोना के टाइम में क्या हुआ था कि लोग अपने घर आ गए थे फैक्ट्रियों को छोड़कर। उस टाइम भी लोग अपने घर भागने लगे थे। तो क्या हुआ? जो होता ये है कि जो फैक्ट्री का मालिक होता है वो फैक्ट्री का मालिक कहता है आप लोग जाइए नहीं, मैं आपको 2 गुना दूंगा पैसा। क्या दूंगा? जैसे आपकी सैलरी अगर मान लो 500 रुपए है तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। तो ये सोचकर कुछ लोग रुक जाते हैं। क्या होते हैं? कुछ लोग रुक जाते हैं और रुकने के बाद जब काम कर रहे होते हैं तभी फिर कुछ टाइम तक तो रहता है प्लेग नामक रोग और कुछ टाइम बाद समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? कुछ टाइम बाद समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है तो क्या होता है कि ये मजदूर लोग अब कहते हैं कि हमको दीजिए। क्या कीजिए? दीजिए क्या? हमारा बोनस। क्या दीजिए? हमारा बोनस दीजिए हमें। जो हमको आप कहते हैं कि आपको 2 गुना पैसा दूंगा वो आप दीजिए। तो वो मालिक कहता है कि हम नहीं देंगे। क्या करेंगे? नहीं देंगे। और फिर कहते हैं कि नहीं दोगे, हम अपने बनाते हैं हीरो को। हीरो मतलब महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जी आते हैं कब? 15 मार्च 1918 में। 15 मार्च 1918 में आते हैं और जब आते हैं तो 21 दिनों तक भूख हड़ताल करते हैं। कितने दिनों तक? 21 दिनों तक भूख हड़ताल करते हैं। और वो जो मालिक होता है वो 20% के लिए देने के लिए तैयार हो जाता है। कितने के लिए? 20% जो उनका होता है 20% देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मजदूरों की मांग होती है 35%। 50%। कितने परसेंट? 50%। और मजदूरों की जो मांग होती है 50% की होती है। लेकिन महात्मा गांधी तो बीच में का रास्ता निकालते हैं। क्या? बीच का रास्ता। कहते हैं कि न तुम्हारा न हमारा इनका, आप 35% दे दीजिए, आंदोलन समाप्त हो जाएगा। क्या होगा? आंदोलन समाप्त कर देंगे। ठीक है। और फिर कुछ समय बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है। खेड़ा सत्याग्रह ये भी एक कहानी तरह सुनिए। खेड़ा सत्याग्रह में क्या होता है कि उस समय खेड़ा सत्याग्रह के टाइम क्या होता है? अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ जाता है और सूखा कह सकते हो। अब सूखा पड़ जाता है तो सूखे में जो है फसल नहीं होती। फसल नहीं होती तो मजदूर लोग कहते हैं, ये किसान लोग कहते हैं कि जो है जब फसल ही नहीं हुई तो किस प्रकार से हम अपने आपको टैक्स दें, किस प्रकार अपने आपको अनाज दें। तो वही के खिलाफ जो खेड़ा सत्याग्रह होता है। और खेड़ा सत्याग्रह में ये जो होता है ये जो असफल हो जाता है। कुछ समय बाद फिर आता है रॉलेट एक्ट। क्या आता है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या होता है? रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून होता है जो भारतीय लोगों को क्या जबरदस्ती अगर अंग्रेज लोग चाहेंगे तो अपने जेल में बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? ना तो इसे ना किसी वकील की जरूरत होगी, ना तो किसी अपील की, ना तो किसी
दलील की। इसे बिना वकील बिना दलील बिना अपील का कानून कहा गया। क्या? बिना वकील बिना दलील बिना वकील बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। ठीक है, ये कह सकते हो आप कि जब रॉलेट एक्ट आया था, कब आया था? 17 मार्च 1919 को। तो 17 मार्च 1919 को जब आता है, इसके वायसराय होते हैं चेम्सफोर्ड। क्या होते हैं? चेम्सफोर्ड होते हैं। तो लोग इसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध। क्यों? क्योंकि बिना कोई भी, जैसे कोई आंदोलन कर रहा होता है, आंदोलन करते हुए वो चाहे हिंसक हो चाहे हिंसक ना हो, तो क्या करें? जब जो भी अंग्रेज सरकार के जो सैनिक होंगे वो क्या करेंगे? किसी भी भारतीय को अपने जेल में उठाकर बंद कर देंगे। तो इसी वजह से भारतीय लोगों को क्या हो रहा था? विरोध हो रहा था इस कानून का। इस कानून का विरोध होने का कारण क्या था? कि ये बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून था, और इसमें बिना किसी से पूछे इसको जेल में डाल दिया जाता था। तो एक घटना इससे संबंधित है, आप लोग ने सुना होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। और इस घटना से संबंधित क्या होता है कि जलियांवाला बाग में एक स्थान है अमृतसर में, और वहाँ पर लगा होता है मेला। क्या होता है? वहाँ पर लगा होता है मेला, और मेला में बहुत से हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। और ये बात पता चलती है किसको? जनरल डायर को पता चलती है, और जनरल डायर आता है, वो वहाँ के लोगों को अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देता है। क्या करता है? अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देता है, और वहाँ पर लोग जो बेकसूर है, कोई मतलब नहीं है, बच्चे बूढ़े जवान सब मार जाते हैं। और जो बचते हैं वो एक कुआं होता है, वो कुआं में भी कूद जाते हैं। क्या होते हैं? कुआं में कूद जाते हैं। कहा जाता है कि इतने गोली बरसाए गए कि कुआं ही भर गया। क्या हुआ? कुआं ही भर जाता है। और डिटेल में चर्चा मैं आपको करूँगा अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।